हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है सिटीजनशिप। और ये चैप्टर होगा लक्ष्मीकांत की जो सीरीज चल रही है एम लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन का। ये चैप्टर नंबर 6 है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिटीजनशिप के सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको पिछली वीडियो में ध्यान हो तो हम पिछली वीडियो में आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 डिस्कस कर चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस में। बहुत डिटेल में बहुत मजेदार डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको सिटीजनशिप अब तक समझने में कोई दिक्कत थी, मैं इसके साथ एक और चीज बता दूं, हम CAA 2019 भी डिस्कस करने वाले हैं। आप इस पूरी वीडियो को पूरी देखिएगा। इसके लिए मैं एक चीज और बता दूं, आपको वन लाइनर क्वेश्चन प्लस जो 2 लाइनर या 3 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो एक मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर के बाद सिटीजनशिप का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आने वाला है। और अगर आप इसके क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, यानी कि जो इंस्टाग्राम का नाम है KNP एनालिसिस फॉर UPSC, KNP एनालिसिस फॉर UPSC, उस इंस्टाग्राम चैनल पे आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टोरी में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। या आप टेलीग्राम चैनल जो आपको लिंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 सिटीजनशिप। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप का हिंदी जो मीनिंग है नागरिकता, बाइलिंगुअल सेक्शन होगा पूरा नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें तो आप एक चीज समझ लीजिए, सेम आपकी फैमिली है, ये मान लीजिए आपका देश आपकी फैमिली है। ठीक है, तो उस फैमिली में जो आपको पर्सनल अधिकार मिले हुए हैं, जो किसी बाहर वाले को अधिकार नहीं मिलेंगे, उसी तरह से सिटीजनशिप है, यानी कि जो आपको अपने स्टेट में, अपने देश में अधिकार मिले हुए हैं, वो बाहर वाले किसी को सेम अधिकार नहीं मिलने वाले, उसे हम नागरिकता कहते हैं, उसे हम सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो, सिटीजनशिप जो सिटीजन्स होते हैं, यानी कि एक देश में दो तरह के लोग रहते हैं। एक तो होते हैं जो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं जो सिटीजन्स होते हैं, और दूसरे होते हैं जो एलियन। वो चंद्रमा वाले एलियन नहीं, मार्स वाले एलियन नहीं। एलियन का मतलब होता है जो किसी दूसरे कंट्री से आए हुए, तो उसे हम एलियन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, जो सिटीजन है वो इंडियन स्टेट के फुल मेंबर होते हैं, इंडियन स्टेट के फुल मेंबर होते हैं, जबकि जो एलियंस होते हैं वो फुल मेंबर नहीं होते, और सारे सिविल पॉलिटिकल राइट जो आपके सिटीजन एंजॉय करते हैं, वो एलियन मेंबर एंजॉय नहीं करते। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, सिविल पॉलिटिकल राइट का एक सीधा सीधा एग्जाम्पल, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते होंगे तो आपने एक सिविल कोर्ट के बारे में सुना होगा, यानी कि आप किसी भी चीज का आपको सिविल जस्टिस मिलेगा। अगर आपके कोई भी मैटर हुआ है तो आप सिविल जस्टिस ले सकते हैं, आप अपना सिविल राइट ले सकते हैं। लेकिन आप समझ लो आपकी जमीन का मैटर हो गया अपने भाई से, तो वो आपको सिविल कोर्ट में जाके उसका राइट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप समझ लो कोई ये लेना और उसका कोई मैटर हो गया तो उसे राइट कौन देगा भाई, है ना, उसे राइट नहीं मिलेगा। अगर नेक्स्ट में पॉलिटिकल राइट की बात करूं तो भाई आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते बता दो। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो, वही लड़ सकता है। सबसे पहली एक उसमें स्टेटमेंट होती है, ही इज सिटीजन ऑफ इंडिया, जब ही वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ पाएगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, पॉलिटिकल राइट हो गया। इसके बाद आप चुनाव लड़ सकते हो, वो पॉलिटिकल राइट है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन पे चलें तो दो एलियंस होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। ठीक है, फ्रेंडली एलियंस लाइक है जो आपके USSR के, ठीक है, यानी कि रसिया जिससे बोलते हो आप। ठीक है, और अब तो US भी मैं बोल सकता हूं। ठीक है, और एनिमी एलियंस बता दो भाई, एनिमी में तो एक नाम आता है सबसे पहले, पाकिस्तान। ठीक है, तो वो जो एनिमी एलियंस है उस टाइप के होते हैं। एनिमी एलियंस जो होते हैं उन्हें जो वो सारे राइट नहीं मिलते जो एक बार को फ्रेंडली एलियंस को मिल जाते हैं, उनसे वो कम राइट एंजॉय करते हैं। एग्जाम्पल पूछे आपसे कि भाई एनिमी एलियन जो वो कौन सा राइट मतलब राइट एंजॉय नहीं करता, तो आपको सीधे सीधे बोलना भैया वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल नंबर 22। अभी इसे हम डिस्कस कर लेंगे जब आर्टिकल नंबर 22 करेंगे। तो कि वो अगर किसी कोई पुलिस उनको आगे बोले बेटा चल जेल चल, बहुत देर हो गई तुझे निकलने यहाँ से, है ना, तो पुलिस का पूरा पूरा हक है कि वो उनको पकड़ के ले जाए, जेल में डाल दे, डिटेंट कर दे, है ना। तो यानी कि वो ये वाला एंजॉय राइट एंजॉय नहीं करते, वाला राइट एंजॉय नहीं करते कि वो अपने किसी वकील से बात कर सकें, कि वो अपना ग्राउंड पूछ सकें कि भाई मुझे किस ग्राउंड पे आपने बंद किया हुआ है। तो ये जो ऐसी चीज आपके आर्टिकल नंबर 22 में डिस्कस की हुई है, जिसे हम बाद में डिस्कस करने वाले, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 22 में। आपको एक और चीज बता दूं तो डिस्कस करते हैं। अब एक जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, यहां से शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई जो इंडिया के सिटीजनशिप है वो कौन कौन से आर्टिकल है जो फंडामेंटल आर्टिकल है जो एंजॉय करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल नंबर 15
आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30। 5 रट लो भाई। 15, 16, 19, 29, 30 पेपर में एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर सिटीजनशिप से एक क्वेश्चन आया तो ये उसमें होता ही होता है 90%। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपको सिटीजनशिप को ही मिलते हैं, उसके अलावा उन्हें कोई यूज नहीं कर सकता। यानी कि 15, 16, 19, 29 आर्टिकल केवल सिटीजनशिप ही एंजॉय कर पाएगा। डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 में है क्या। आर्टिकल नंबर 15 में यह है कि आप किसी के भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि आप किसी को व्यवसाय के मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में राइट टू इक्वलिटी रखोगे। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19 बोलता है कि आपको स्पीच फ्रीडम होगी, असेंबली बनाने की स्पीच होगी, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। और आर्टिकल 29, 30 बोलते हैं आपके कल्चरल और एजुकेशन राइट होंगे। ये सारे आर्टिकल सब जो है आपके जब फंडामेंटल राइट करेंगे उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको इससे आगे की चीज बता दूं कि कौन कौन से और आर्टिकल, कौन कौन से और ऐसे एंजॉय राइट्स हैं जो खाली सिटीजन ही एंजॉय करता है। ठीक है, तो भाई राइट टू वोट इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करता है, यानी कि सिटीजन जो है ना, वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, देखते रहिएगा। वो कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकता है, जो लाइक एज ए प्रेसिडेंट इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, अटॉर्नी जनरल इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये कोई एलियन होल्ड नहीं कर सकता, इस चीज को दिमाग में भर लेना। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद की अगर मैं बात करूं आपसे तो एक और चीज समझ लीजिए, जो सिटीजन्स हैं इनके पास कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। ड्यूटीज जो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं आर्टिकल में, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, जैसे कि राइट टू टैक्स वगैरह सब ड्यूटीज होती हैं। ठीक है, एक और अब चीज समझ लो भाई। अब इंडिया और यूएस में थोड़ा सा मैं आपको अंतर बता दूं। इंडिया में जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना चाहिए, या तो जन्म से हो, बर्थ हो, या नेचुरलाइजेशन से, यानी कि किसी प्रोसेस से वो इंडिया का सिटीजन अब इस समय हो। ठीक है, लेकिन यूएस में आपको जन्म से ही, यानी कि फ्रॉम बर्थ से ही, अगर आप यूएस में जन्मे हैं और उसके सिटीजन हैं तो ही आप प्रेसिडेंट बन पाएंगे, अन्यथा आप अपना रास्ता देख लो, है ना। अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं इसमें, हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा हुआ है सिटीजनशिप के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है वो आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक लिखा हुआ है। उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना, बाकी तो आपकी अच्छा है। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जो आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके, उनको अच्छे से समझ में आए, वो सिटीजनशिप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपको भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मैंने बता दिया आर्टिकल 5 से 11 इसमें डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 5 से जो 11 डिस्कस करते हैं वो स्पेशली 26 जनवरी 1950 या उससे पहले की सारी चीज डिस्कस करते हैं। उसके बाद के लिए नए लॉज, नए रूल्स हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे आगे। हम बात कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 की कि क्या क्या हुआ। आते हैं आर्टिकल नंबर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बताओ। अरे भाई सीधे सीधे बात है ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था, है ना। अब हम आर्टिकल नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से देख लीजिएगा पूरा आर्टिकल को, ठीक है। आर्टिकल नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो देखो आप एक चीज समझ लो, जिसका डोमिसाइल इंडिया में रहा हो, ठीक है, और वो एक 3 कंडीशन फुलफिल करता हो, यानी कि इस समय तो इंडिया में रह रहा हो, एक तो चीज पहली है इस समय वो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है। अब 3 कंडीशन है, उन 3 कंडीशन में से एक उसकी कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, भैया क्या तो जन्म ही तुम यही हो भारत में, बोले ही वाज बोर्न इन इंडिया, सी लिख लेना, इसमें ही लिख लेना कि वो जन्मा भारत में हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर वो ना जन्मा तो उसके मम्मी या पापा भारत में जन्मे हो, और भैया अगर वो भी ना जन्मे ना तो तीसरी कंडीशन ये है कि वो पिछले 5 साल से, यानी कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, वो एक इंडिया में पिछले 5 साल से रह रहा होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 5 में एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि सबसे पहले तो वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए, इस समय इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो 3 कंडीशन में से एक कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन, या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो, या तो उसका जन्म इंडिया में हुआ हो। दूसरी कंडीशन, उसके मदर या फादर का जन्म इंडिया में हुआ हो। तीसरी कंडीशन कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल से
वो इंडिया में रह रहा हो। ये इसकी 3 कंडीशन है। आर्टिकल नंबर 5 मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, दोबारा समझ लो एक बार। आर्टिकल नंबर 5, 26 जनवरी 1950 को या तो वो इंडिया में रह रहा हो, या उसके मम्मी पापा 26 जनवरी 1950 से पहले इंडिया में जन्मे हो, या फिर 26 जनवरी 1950 को वो 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हो। ये 3 कंडीशन तो जरूरी है। इंडिया में रहना एक नेसेसरी कंडीशन है, ये सप्लीमेंट कंडीशन है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बोलो। आर्टिकल नंबर 5 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर आर्टिकल नंबर 5 क्लियर हो गया तो आर्टिकल नंबर 6 तो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, जैसे हम इंडिया से चले बाहर थोड़े से तो हम पहुंच जाएंगे पाकिस्तान पे, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 6 बता देता हूं क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 6 बोलता है, एक मिनट रुकना गाइस, चलो चलते हैं, ठीक है, मत रुको। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 6 बोलता है कि भाई मान लो आप बोले भाई मैं तो पाकिस्तान चला गया था, रो दो आप ऐसे, है ना, बोले नहीं नहीं मुझे वापस इंडिया में आना है, इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इंडिया में वापस आए हो, ठीक है, और आप सिटीजन बनना चाहते हो, तो आप सिटीजन कब होगे, यानी कि आप भारत के नागरिक कब कहलाओगे, उसकी ये कंडीशंस दी हुई हैं। पहली कंडीशन, भैया तेरे मम्मी या पापा जो भी हैं वो भारत में जन्मे हो, वो पूछेगा जी। दूसरी कंडीशन है कि तेरे बाबा या दादी वो भारत में जन्मे हो, ठीक है। अगर तूने ये कंडीशन क्वालिफाई कर ली और इंडिया तू वापस आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, तो भाई हैड बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया और जब से ही रह रहा है, और या अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, तो तुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जब तू रजिस्टर कराएगा तो उसके 6 महीने पहले से इंडिया में रहना पड़ेगा। 6 महीने लास्ट जो होने चाहिए 26 जनवरी 1950 इसकी फाइनल डेट है आर्टिकल नंबर 6 में। समझ गए? एक बार मैं आपके लिए ब्रीफ कर दूं, मैं ब्रीफ कर दूं कि वो चला गया था पहले पाकिस्तान से आया वापस इंडिया में। जिस दिन पाकिस्तान से आया, अगर वो आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो वो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। जैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा रहा है उससे 6 महीने पहले तक वो इंडिया में रह रहा होना चाहिए, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 6 महीने पहले लगा लो आप कि वो 26 जुलाई या 26 जून जो भी बैठे उस दिन से इंडिया में रह रहा होना चाहिए, अगर उसके लास्ट डेट भी चाहिए तो। आर्टिकल नंबर 6 मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अभी एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे। चारों आर्टिकल थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं। अब एक चीज समझ लो भाई, अब पता थोड़े से आदमी ना बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं। वो बोलता है नहीं 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 मैं पहले इंडिया नहीं रहूंगा, मैं पाकिस्तान गया, है ना, लेकिन वो बोलते हैं नहीं 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 यार पाकिस्तान नहीं, अब तो मैं पाकिस्तान से दोबारा इंडिया वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा पिछले आर्टिकल में क्या था, अगर पहले से पाकिस्तान में तो इंडिया में वापस आ रहे हैं, है ना, गए या नहीं गए उसकी कोई बात नहीं है। इसमें आप पहले पाकिस्तान गए जब इंडिया से वापस आ रहे हैं, जब की कंडीशन है ये, ठीक है। इसकी कंडीशन बता देता हूं, अगर आप 1 मार्च 1947 से पहले आ गए तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं, वरना सेम फिर वही प्रोसेस है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। हाँ गाइस, तो हम आर्टिकल नंबर 7 डिस्कस कर रहे थे। देखो मैंने आपको 7 बता दिया कि वो पहले पाकिस्तान गया फिर इंडिया आया, 1 मार्च 1947 से बाद आया है ना। तो भाई अगर देखो पाकिस्तान गया, ठीक है, फ्रॉम इंडिया गया 1 मार्च 1947 के बाद, है ना, पाकिस्तान को गया 1 मार्च 1947 के बाद, और उसके बाद अगर वो इंडिया वापस आ गया है तो उसे 6 महीने रहने के पश्चात, मतलब आज रजिस्ट्रेशन करा था तो उससे 6 महीने पहले वो इंडिया में रहना चाहिए, और उसके बाद वो सिटीजन बन जाएगा किसका, इंडिया का, ठीक है। इसके बाद हम गए नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 8 पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 8 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। एक चीज समझो, या तो तुम जो पर्सन है, ठीक है, या उसके मम्मी या पापा या उसके अम्मा या बाबा अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि जो पाकिस्तान मिला के हमारा इंडिया था उसमें रहे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो बंदा सिटीजन बनना चाहता है, यानी कि वो उसके या तो मम्मी पापा या उसके अम्मा बाबा अगर अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे तो वो सिटीजन इंडिया होगा। अगर वो कहीं बाहर रह रहा है तो उसका जो डिप्लोमेटिक कंसुलर रिप्रेजेंट, मान लो वो यूएस में रह रहा है तो वहाँ का जो उसका डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल दे कि भैया इसे सिटीजन बना लो आप कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या बाद में, ठीक है। यानी कि आर्टिकल नंबर 8 जो है वो ओवरसीज इंडियन के लिए है कि आपके पापा मम्मी, है ना, या आपके बाबा अम्मा तो इंडिया में रह रहे थे अनडिवाइडेड इंडिया में, आप बाहर चले गए, आपको ज्यादा जोश आया तो वो उस जोश को आप बार बार गर्मी धीरे निकल गई, आप इंडिया में वापस आना चाह रहे हो तो आपको जिस देश में आप रह रहे हो, ठीक है, वहां के डिप्लोमेटिक से बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कर दे, मुझे भेज दे इंडिया। ये चीजें हो गई। एक बार आर्टिकल 5, 6, 7, 8
ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूं मैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या था, देखो आर्टिकल नंबर 5 में था पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, आप इंडिया में किस तरह से बनोगे, ठीक है। हमने क्या बताया था इंडिया में कि अगर आप 26 जनवरी 1950 को, ये था 5 नंबर आर्टिकल, ठीक है, अगर आप 26 जनवरी 1950 को इंडिया में हो, ठीक है, और उसके बाद 3 कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करते हो, या तो आपका जन्म हुआ हो इंडिया में, या आपके मम्मी पापा का जन्म हुआ हो इंडिया में, या फिर 6 महीने से 5 साल से आप जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसके 5 साल से, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल से आप इंडिया में रह रहे होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 में आपको बता दूं कि जो भी पाकिस्तान से आए, जो भी पाकिस्तान से आए हैं, ठीक है, इनके लिए है। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो ठीक है। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो आपके साथ एक कंडीशन और जुड़ जाती है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7 कि पहले आप पाकिस्तान चले गए, बाद में इंडिया आए, वो भी 1 मार्च 1947 के बाद, तो आपको फिर 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, 6 महीने तक रहना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर दोनों में 6 महीने, देखो पहले आर्टिकल नंबर 5 में, आर्टिकल नंबर 5 में 5 साल, ठीक है, आर्टिकल 5 साल, आर्टिकल 6 महीने, आर्टिकल 7 6 महीने, ठीक है, इस चीज को ध्यान रख लेना। और अगर आप मान लो कहीं देश में बाहर रह दो, लेकिन आपके मम्मी पापा अम्मा बाबा जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे, तो आप जो है वो आर्टिकल नंबर 8 से ये सिटीजनशिप ले सकते हो। मैं आपको बता दूं ये सारी कंडीशन 26 जनवरी 1950 के पहले तक की ही हैं। 26 जनवरी 1950 को कौन कौन सिटीजन होगा इंडिया का, उसमें ये बात दी गई हुई है। 26 जनवरी 1950 के बाद की बात हम अभी डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे करने वाले, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको चारों आर्टिकल समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो भाई आप दोबारा बता देना, हम दोबारा इसे डिस्कस कर लेंगे, एक एक आर्टिकल अलग से डिस्कस कर लेंगे डीप में, ठीक है। मैं लास्ट में समरी बता दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर इसके बाद की मैं बात करूं कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सिटीजनशिप के लिए दिए हुए हैं, तो इनकी बात करूं तो आर्टिकल नंबर 9 की बात करूं मैं, है ना, तो ऐसा कोई भी सिटीजन नहीं होगा इंडिया का कि अगर जिसने जो सिटीजन है वो फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले ली हो खुद से, मतलब इंडिया का जो सिटीजन है वो किसी 2 स्टेट का सिटीजन नहीं हो सकता, 2 कंट्री का नहीं हो सकता, या तो इंडिया का होगा या किसी और का होगा। अगर उसने किसी फॉरेन कंट्री की, मान लो उसने यूएस की सिटीजनशिप ले ली है, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, तो ये वो यूएस का ही रह जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 अगर डिस्कस कर लें कि वो जो सिटीजन है वो जो भी लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा अगर उसे नहीं फॉलो करता है तो वो भी सिटीजन नहीं रहेगा। और लास्ट आर्टिकल नंबर 11 कर देते हैं हम, पार्लियामेंट के सारी पावर हैं, पार्लियामेंट के पास सारी पावर है, वो किसी को सिटीजनशिप दे सकते हैं, किसी से छीन सकते हैं, कुछ भी मैटर बना सकते हैं, जो कि सीए 2019 में उन्होंने किया था। मेरे हिसाब से आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बोलो आए समझ नहीं आए? अभी मैं आपको आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 की थोड़ी सी समरी बता दूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा इस समरी को। आर्टिकल नंबर 5 देखो, पहले आप सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 डिस्कस कर लेता हूं मैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या होता है कि आप 26 जनवरी 1950 को आप इंडिया में हो, ठीक है, आप इंडिया में हो। अब इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए? 3 कंडीशन होनी चाहिए सॉरी गाइस, या तो आपका जन्म इंडिया में हुआ हो 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, या आपके मम्मी पापा का जन्म इंडिया में हुआ हो, मदर फादर का जन्म इंडिया में हुआ हो। अगर वरना आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, तो फिर आपको पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहे होना चाहिए। यह है आर्टिकल नंबर 5, ठीक है। अब मैं आपसे आर्टिकल नंबर अगर 6 डिस्कस करूं तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या है कि आप पाकिस्तान से इंडिया आए हो, है ना, वो आ गए आप 19 जुलाई 1948 में, तो कोई बात है नहीं, आप सिटीजन बन जाओगे। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, लेकिन अगर आप इसके बाद आए 19 जुलाई 1948 के बाद, तो आपको पिछले 6 महीने से जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे उस दिन से इंडिया में रह रहे होने चाहिए। अब आप बोलोगे भाई आर्टिकल नंबर 7 भी डिस्कस कर ले, तो आर्टिकल नंबर 7 में आपको बता देता हूं। आर्टिकल नंबर 7 में जो डेट है वो डेट थोड़ी सी ध्यान से देख लीजिएगा। ये रही आर्टिकल नंबर 7 की डेट। ये आर्टिकल नंबर 7 में ये है कि आप पहले पाकिस्तान गए, फिर इंडिया आए, लेकिन आप 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया आए हो, ठीक है, तो आपको पिछले 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे। और अगर मैं आर्टिकल नंबर 8 आपसे डिस्कस कर लूँ ऐसे ही, तो आर्टिकल नंबर 8 एक और बार डिस्कस कर लो। आर्टिकल नंबर 8 बोलता है भाई, आर्टिकल नंबर 8 बोलता है कि आप, आपके मम्मी पापा या आपके अम्मा बाबा
कि अनडिवाइडेड इंडिया, ये ध्यान रख लेना, अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप किसी बाहर कंट्री में हो, फॉरेन कंट्री में हो, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आप वहां के डिप्लोमेटिक या कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव से, वहां के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव से बोल दो, उसके यहाँ आप रजिस्ट्रेशन करा दो, तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। आर्टिकल नंबर 8 जो है वो स्पेशली ओवरसीज सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। अब आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 9 भी डिस्कस कर ले। आर्टिकल नंबर 9, अगर भाई आप मान लो पहले इंडिया के भी सिटीजन थे और आप यूएस में जाके रहने लगे, यूएस के भी सिटीजन, आपने यूएस की सिटीजनशिप ले ली, तो आपकी जो इंडिया वाली सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर अगर मैं 10 की बात करूं, आर्टिकल नंबर 10 का मतलब है कि अगर आपने किसी भी पार्लियामेंट का कोई लॉ नहीं माना, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और आपने वो नहीं माना, तो आपकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर मैं आर्टिकल नंबर 11 की बात कर लूं, तो आर्टिकल नंबर 11 बोलता है कि जो भी पार्लियामेंट है वो किसी से सिटीजनशिप छीन सकती है, किसी को दे सकती है, कोई भी नया रूल बना सकती है। वो आर्टिकल नंबर 11 में डिस्कस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 कोई इंपोर्टेंट नहीं आपके लिए, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। ये तो हो गया था 26 जनवरी 1950 के पहले की कंडीशन, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 में हमने पढ़ी थी। अब 26 जनवरी 1950 की बात करेंगे हम, कैसे कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगी। सबसे पहले इसे देखो, याद कर लो, बर्थ, है ना। सबसे पहले तो आपको बर्थ बाय बर्थ मिल सकती है अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले इंडिया में जन्मे हो। बेशक आपके मम्मी पापा कहीं जन्मे हो, आपके मदर फादर कहीं जन्मे हो, उनकी कोई सिटीजनशिप हो, लेकिन अगर आप जन्मे हो इंडिया में तो आप बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हो जाओगे। लेकिन अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे हो, आपका बर्थ जो है 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, तो आपके जो आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। यानी कि तो आपके मम्मी या आपके पापा उस समय सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए। यहां तक समझ में आया बाय बर्थ। एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। और अब उसके बाद एक और चीज समझ लो, पहले पूरी डिस्कस कर लेते हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म इंडिया में हुआ है तो आपके दोनों पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। और अगर दोनों पेरेंट में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है, एक है, तो जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। समझ लो एक बार, आप मान लो 26 जनवरी 1950 के बाद आपका, 1 मिनट रुको, यहां समझते हैं सर, ठीक है। हम पहले बाई बर्थ समझ ले रहे हैं। बाई बर्थ, है ना। आपका जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। लेकिन आपका जन्म जो है वो 1 जुलाई 1987 से पहले हो गया, तो आपको ऐसे ही सिटीजनशिप आप ऐसी सिटीजन बन जाओगे, बेशक आपके जो मदर फादर हैं वो कहीं के भी सिटीजन हो, ठीक है। आप इसे दूसरी चीज में देखो, आपका जन्म हुआ 1 जुलाई 1987 के बाद, है ना, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके मदर या फादर कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना। और आप एक अगली चीज समझ लो, अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आपके मदर और फादर दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। अगर दोनों एक सिटीजन ऑफ इंडिया है तो दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ये होता है बर्थ कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। बाई बर्थ क्लियर हुआ, नहीं हुआ? बाई बर्थ क्लियर हो गया। बाई डिसेंट क्लियर कर लेते हैं। बाई डिसेंट क्या होता है? तो बाई डिसेंट में क्या होता है कि अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे हो, है ना, और 10 दिसंबर 1992 से पहले, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाओगे बाई डिसेंट। अगर आपके पापा जो हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे, आपके फादर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे आपके जब जन्म हुआ था। आप मान लो कि अगर आप 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मे हो तो आपके मम्मी या आपके पापा, मदर या फादर जो हैं वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद की बात करूं, 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आप जन्मे हो तो आपके आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस इज बर्थ। ये देखो, अगर आप जन्मे कहाँ हो, आप कहीं बाहर जन्मे हो, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जन्मे हो तो आप एक इंडियन सिटीजन नहीं माने जाओगे जब तक आप अपनी 1 साल के अंदर जो वहाँ भी डिप्लोमेटिक, जिस भी आप कंट्री में हो वहाँ के डिप्लोमेटिक कंसुलर के यहाँ, रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन या आपके मम्मी पापा आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करा देते। एक बार आर्टिकल नंबर डिसेंट समझ लो थोड़ा ध्यान से। डिसेंट में क्या है कि आप 26 जनवरी 1950 के बाद तो जन्मे, ठीक है, और 10 दिसंबर 1992 ना, एक बार मैं भी भाई क्लियर कर लूँ, ठीक है। हाँ, 10 दिसंबर 1992 है, ठीक है। आप दोबारा से बता देता हूँ, देखो ये 26 जनवरी 1950 के बाद आप किसी, मान लो मैं बताऊंगा अभी, है ना, 10 दिसंबर 1992। एक चीज समझो,
आप थे भाई जब आप थे उस टाइम, मतलब आपके आपकी मम्मी थे उस टाइम यूएस में, ठीक है। इसके बाद आपका जन्म हुआ है ना, और वो जन्म हो गया आपका यूएस में, ठीक है। तो उस टाइम एक चीज समझ लो, क्या समझ लो भाई, तुम होशियार हो कि अगर आप इस बीच में हुए हो तो आपके पापा जो फादर जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए जरूरी, जब ही आप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपको मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। अगर आप मान लो 10 दिसंबर 1992 के बाद आपका बर्थ हुआ, 10 दिसंबर 1992 के बाद बर्थ हुआ और 3 दिसंबर 2004 से पहले हो गया, ठीक है। तो उस टाइम आपके मदर या फादर कोई भी एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके बाद मान लो आपका जो बर्थ है वो 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, तो आपको जो दोनों तो पहले सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, दोनों सिटीजन होने चाहिए। और उसके बाद एक साल पहले, एक साल के अंदर आपको जो वहाँ का डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है उसके यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, बाय डिसेंट क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप देख लो, रजिस्ट्रेशन हम हर चीज में डिस्कस कर रहे हैं कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करने पे किसी को सिटीजनशिप दे देती है तो वो कौन कौन सी कैटेगरी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ऐसा इंडियन ऑरिजिन जो भाई इंडिया में 7 साल से रह रहा हो एप्लीकेशन लगाने, जैसे आज एप्लीकेशन लगाई है उसने तो उससे 7 साल पहले से इंडिया में रह रहा होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा इंडियन ऑरिजिन जो किसी भी अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहा हो, जैसे उस टाइम तो पाकिस्तान जो वो अनडिवाइडेड इंडिया माना जाता था तो उसमें रहा हो, ठीक है। इसके बाद फिर यह ऐसा जिसने भाई सिटीजन ऑफ इंडिया से शादी कर ली हो और 7 साल तक रह रहे हो, या ऐसा जो एक बच्चा हो उनका और वो पर्सन जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। ऐसा जो पेरेंट है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो लेकिन उसके जो पेरेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया हो और जो पर्सन है इस समय फुल एज और कैपेसिटी में आ गया हो। तो ये जो सारी चीजें ये आपके रजिस्ट्रेशन से होती हैं। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, आप पूछोगे कि इंडियन ओरिजिन कौन होगा, जैसे यहाँ पे हमने बोला था, तो इंडियन ओरिजिन वो होगा जो उसके मतलब उसके पेरेंट्स या तो उसके पेरेंट्स कोई भी मम्मी या पापा जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हों और जो 15 अगस्त 1945 से 47 से पहले। मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गई होगी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया। अगर आप इंडियन ओरिजिन का मतलब अगर आपके मम्मी पापा या आप 15 अगस्त 1947 से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे तो आप इंडियन ओरिजिन माने जाओगे, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से बाई रजिस्ट्रेशन क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं वही नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपको खुद ही से खुद मिल जाएगी, ठीक है। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि आप पहले सिटीजन ऑफ इंडिया तो थे नहीं लेकिन आपको एक मिल जाएगी कंट्री जो नेचुरलाइजेशन से कि आप इलीगल माइग्रेंट ना हो। मैं आपको एक जैसे बता दूं कि आप एक चीज समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी दैट ही इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि वो किसी भी ऐसे देश का मेंबर ना हो, सिटीजन ना हो जहां इंडिया को नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप नहीं मिलती। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो बोल दे कि अगर उसके पास किसी दूसरे देश की कंडीशन है तो वो उसे डिनाई कर दे, यानी दूसरे देश की सिटीजनशिप को डिनाउंस उसका त्याग कर दे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो किसी भी सर्विस और गवर्नमेंट में रह रहा हो तो वो 12 मंथ से अगर रह रहा होना चाहिए एप्लीकेशन देने वाले दिन, ठीक है। और अगर वो भाई मतलब 12 मंथ में 14 साल से रह रहा हो, या तो वो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, या उसकी जो सर्विस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हो, ठीक है। और जो पीरियड है ये आपका बदल सकता है, यानी कि 12 मंथ्स में ये चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके बाद की बात करूं तो वो गुड कैरेक्टर होना चाहिए, वो उसका जो कैरेक्टर है वो गुड होना चाहिए। यार कैसी कैसी बकवास बात है ये, ठीक है। उसका कैरेक्टर गुड होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप ये देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट आती नहीं है कहीं भी, ठीक है। और आप समझ गए ये 3 चीज़ों की नेचुरलाइजेशन, डिसेंट, बर्थ, है ना, BRDN। अब आपको इसे ऐसे याद कर लो, बर्थ और रजिस्ट्रेशन, है ना, और ये हो गया डी से बताओ यार, अभी मैं बताता हूँ यार, मैं भूल गया खुद ही, है ना। रजिस्ट्रेशन, बर्थ, डिसेंट, डी से होता है डिसेंट, ठीक है। अरे यार तुम बता दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। तो BRDN, है ना, बर्डन, यानी कि B से बर्थ, R से रजिस्ट्रेशन, D से डिसेंट, N से नेचुरलाइजेशन। ये 4 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी,
यानी कि एक चीज समझ लो, अगर मान लो पहले भाई जैसे गोवा फॉरेन टेरिटरी के कब्जे में हमने उसे ले लिया, तो उसके जितने भी अंदर नागरिक होंगे गोवा के, वो सारे सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो स्पेशल प्रोविजन किस किस के लिए, तो असम के लिए इसके स्पेशल प्रोविजन रखा गया था, जिसे हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ था। वो ये हुआ था कि भाई असम में जो भी 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए हैं और असम में रह रहे हैं, उनको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई 1 जनवरी 1966 के बाद आया है लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले आया है बांग्लादेश से और असम में रह रहा है और वो फॉरेन अगर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। ठीक है, और बाकी उसे 10 साल के लिए उसे 10 साल का जो टाइम है वो उसका एक डिटेंशन टाइम होगा। डिटेक्शन यानी कि भाई लीगल तो नहीं है, फॉरेनर तो नहीं है, वो जो सारी चीज़ें, उसमें बस आपको सारे सिटीजन के राइट मिलेंगे, एक राइट को छोड़ के राइट टू वोट, उसमें आप बस वोट नहीं दे सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब भाई जिसको जो चीज़ मिलती है वो जाति भी, उससे हम बात करने वाले हैं हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप की। तो हम बात करेंगे कि सिटीजनशिप जाति कैसे कैसे है, तो आप ये चीज़ देखते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इससे पहले आपने KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप बोर हो गए हो तो भाई बोर हो गए तो पानी पी लो, मैं क्या करूँ, मतलब बोर हो गए तो हैं जोक मारने आए हैं, बताओ बताओ हैं। चलो बात कर लेते हैं सिटीजनशिप कैसे जाएगी, बन गया जोक, ठीक है, फ्री में, है ना। तो देख लेते हैं कैसे जाएगी। सबसे पहले बाय रिन्यूंसिएशन, अगर आप किसी भी, मान लो आप इंडिया के सिटीजनशिप को बोले तो चल भाई अपनी इंडिया की सिटीजनशिप अपने इंडिया के पास रखो, तो आपकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके बाद की मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो टॉपिक है यही है कि अगर आप इंडियन सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन का मतलब है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड हो जाएगी। बाय डेप्रीवेशन, अगर भाई आपने सिटीजनशिप फ्रॉड से लिया, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते हो, आप किसी अनलॉफुली ट्रेड में थे, किसी बार में थे नेमी के साथ, ठीक है, आप 2 साल से जेल में बंद हो, ये जो सारी चीज़ें है ना, आप 7 साल से कहीं और रह रहे हो आउट ऑफ इंडिया, तो इससे आपकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, आप एक चीज़ मान लो भाई, आप जहाँ रहते हो आप अपने स्टेट मान लो, एक आप ये अपना स्टेट आपका, ठीक है, और ये आप इंडिया है। अब आप बताओ आप इंडिया के सिटीजन हो या स्टेट के सिटीजन हो, हैं भाई। आप तो बोलोगे ना मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, स्टेट की तो कोई सिटीजनशिप है ही नहीं। आप बोलोगे यार स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है। तो मैं बताता हूँ गाइस, होती है। यूएस में स्टेट की प्लस कंट्री की अलग अलग सिटीजनशिप होती है, वहाँ आपको 2 सिटीजनशिप दी जाती हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सिंगल सिटीजनशिप हम डिस्कस कर चुके हैं। जो अब सिंगल सिटीजनशिप का क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं कि कहाँ से ली है हमने, है ना, तो सिंगल जो सिटीजनशिप ली है वो हमने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो हमने कनाडा से लिया। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो हमने कनाडा से लिया। ठीक है, अगर मैं एक बार इसे देख लेता हूँ, मैं जहाँ तक बिल्कुल सही हूँ, है ना। और अब मैं आपको बता दूं 15, 16, 19, 29, 30 आप लड़ चुके होंगे, सिटीजन को वही राइट मिलते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 जो सिटीजन के राइट होते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप पूछोगे हाँ हमने कनाडा से लिया जहाँ सिंगल सिटीजनशिप होती है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि आप किसी दूसरे देश की या किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, आप इंडिया के ही सिटीजन रहोगे। और आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 हम फंडामेंटल राइट में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, चिंता मत करना। अभी हम CAA भी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ ऐसे समझ लो थोड़ा सा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। ये ओवरसीज क्या था पहले, इसके देखो पहले ये होता था कि LM सिंघवी ने एक कमेटी बनाई, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट अपनी 2002 में सौंपी। तो उसमें ये बोला गया कि अगर आप PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो अगर या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया है आपके पास, ठीक है, तो वो 16 स्पेशल कैटेगरी में मिलेगी कंट्रीज में, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। 2005 में फिर ये हुआ, 2005 में फिर PIO जो हुए सारे कंट्रीज के लिए हो गए एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। और उसके बाद अगर आप पूछने लगो कि OCI इज डुअली सिटीजनशिप, तो OCI डुअली सिटीजनशिप नहीं है, बस उन्हें एक कार्ड मिलता है कि हाँ भाई तुम इंडियन के सिटीजन टाइप हो, ठीक है, लेकिन वो डुअली सिटीजन में नहीं आता। अगर मैं इसके बाद की बात करूं आपसे, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में क्या किया इन्होंने, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, OCI सबको एक में मिला दिया और उसका नया नाम दे दिया ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड इंडिया कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ये इन्होंने नई स्कीम बना दी, अब इसके आधार पे हमको चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जब सिटीजन ऑफ इंडिया उन्हें अनदर कंट्री के हैं, तो उनकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो
खुद से खुद हट जाएगी, है ना। अगर मान लो वो अनदर कंट्री के सिटीजन है, लेकिन अगर सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम वैलिड थे कि हाँ भाई चलो तुम बन सकते थे 26 जनवरी 1950 को, तो आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसी टेरिटरी में से भी बिलोंग करते हो कि आप 15 जनवरी 1945 से जो पहले इंडिया की थी, आप बेशक किसी और देश के सिटीजन हो तो भी आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे, या आप एक ऐसे चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हो, है ना, या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो ऐसे सिटीजन के। ठीक है, ये जो सारी शर्तें हैं इसमें देख लीजिएगा। बाकी इतनी डिटेल में कभी गए नहीं है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। लीजिए मैंने आपके लिए क्या कर दिया है, जूम कर दिया है, एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, नजर मार लो, जो करना आपको वो कर लो। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं। सो गाइस हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करने वाले हैं अब कन्फर्मेंट ऑफ राइट ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। वो सारे राइट जैसे इंक्लूड होंगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी, उन राइट को एंजॉय कर सकता है। हालांकि जो उसे राइट नहीं मिलने वाले मैं वो बता दूं आपको, जरूरी नहीं है कि उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में राइट मिले, यानी कि भाई मैं तो इंडिया का सिटीजन वाले जो राइट हैं वो उसे नहीं मिलेंगे। प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जज नहीं बन सकता सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जज नहीं बन सकता हाई कोर्ट का, ठीक है, वोटर नहीं बन सकता, वोटर नहीं बन सकता तो भाई किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सब का वो मेंबर नहीं बन सकता। ये सारी चीजें अगर भाई वो रिनाउंसिएशन यानी कि उसे खत्म करना चाहे तो जो भी प्रोसेस है उसमें वो इस हिसाब से बोल देगा कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, या उसने फर्जी पढ़ने से इंडियन सिटीजनशिप ले ली हो, या उसके बच्चे ने या जिसने भी ली हो। ठीक है, कैंसिलेशन, सेम कैंसिलेशन ऐसे हो जाएगी अगर आपने फ्रॉड से ली है। ठीक है, अगर आपने ये दिखाया है कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं करता, आपने ये दिखाया मैं पार्लियामेंट के लॉज को फॉलो नहीं करता, आप बाद में किसी दूसरे के साथ है तो सारी चीजें ये आपको कैंसिलेशन करा देंगे। इसके बाद ये देख लो, ये एक टेबल सी दी हुई है लक्ष्मीकांत में, ठीक है, और ये एनआरआई पीआईओ ओसीआई कार्ड होल्डर के बता दिए कि एनआरआई कौन होता है। एनआरआई वो होता है जो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है, और एक इंडियन पासपोर्ट इंडिया से बाहर रहता हो लेकिन उसके पास इंडियन पासपोर्ट हो, उसे हम एनआरआई बोलते हैं। ठीक है, और इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है जो या उसके मम्मी पापा या उसके मतलब जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो इस समय तो उनके पास किसी दूसरी कंट्री की, इस बंदे के पास किसी दूसरी कंट्री की वो है सिटीजनशिप, लेकिन इसके पूर्वज जो है वो इंडिया में रहे हो, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप हो। और अगर आप पूछो ओसीआई कौन होता है, तो ओसीआई भाई वो होता है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है ओवरसीज में, ठीक है, वहां का डिप्लोमेट में रजिस्ट्रेशन करा लेता है, वो ओवरसीज हो जाता है। ठीक है, आप ये लक्ष्मीकांत में टेबल देख सकते हैं, पूरी समरी सी है ना, बाकी से आप देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद एक और चीज बचती है जिसे मैं नाम देता हूं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो 2019 में हुआ था। इसे मैं बता देता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में क्या क्या हुआ था। इसमें ये हुआ था कि आप ग्रांट करोगे इंडियन सिटीजनशिप जो 6 कम्युनिटी दी थी इन्होंने, हिंदू सिख बुद्ध क्रिश्चियन जैन और एक और बची आपकी पारसी, है ना, ये 6 हैं, हिंदू सिख बुद्ध क्रिश्चियन जैन पारसी। इन 6 कम्युनिटीज को आप एक चीज देख लीजिएगा, परसिक्यूशन ऑन रिलीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, अगर आपका रिलीजन के आधार पर शोषण हो रहा है, और अगर आप हिंदू हो, आप बुद्ध हो, आप सिख हो, आप पारसी हो, आप जैन हो, आप क्रिश्चियन हो, आप 6 कम्युनिटीज में हो, जो कि अगर आप 3 देश में रहते हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो आप, और अगर आप 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये सिटीजनशिप जो है वो सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1955 से आपको दी जाएगी, है ना। उसके बाद मुझे लगता है 5 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं, सी हम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं आपको इस बार थोड़ा सा डिटेल बता दूं, जो सिटीजन्स के लिए आर्टिकल रजिस्टर्ड रिजर्व होते हैं वो 15, 16, 19, 29, 30 होते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम 11 डिस्कस कर चुके हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होगी। 5 में क्या है कि आप जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को कहाँ थे। आर्टिकल नंबर 6 में क्या है कि आप इंडिया पाकिस्तान से इंडिया कैसे जब आए, जब क्या कंडीशन थी। आर्टिकल नंबर 7 आप पहले पाकिस्तान गए फिर इंडिया आए। आर्टिकल नंबर 8 अगर आप किसी और देश में रह रहे हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 की अगर आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो कैंसिल कैसे होगी। 10 में अगर आप पार्लियामेंट की बात नहीं मानते। 11 में पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे आर्टिकल यहाँ एक समराइज कर दिए हैं। इससे वीडियो को जाते जाते अगर आपने केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो केएनपी एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर मैं इसके बाद की बात करूँ तो इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा के एन पी एनालिसिस फॉर यूपीएससी आप डालिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल, ठीक है। तो इस सारे चैनल ज्वाइन कीजिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 12 से डिस्कस करेंगे, जो फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और सिटीजनशिप मेरे हिसाब से यहाँ से आपको कोई बाहर क्वेश्चन मिलने नहीं वाला है। तो प्लीज गैस सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो। अब ये आपके ऊपर, अब आपके हवाले बतन साथियों। चलो, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सब है।